Hello everyone. Here we discuss chapter number 1 of geography, that is resources. अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। जैसा कि आप जानते हैं अर्थ अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, बायोस्फीयर अवेलेबल है। इसी वजह से ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं लाइफ सस्टेन होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। और इसके अलावा जो नेचर है वो उसने हमें बहुत सारे अनलिमिटेड, बाउंडलेस रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करवा रखे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि बायोस्फीयर हमें सपोर्ट करता है, ये सब यहाँ पर पॉसिबल है। अब ह्यूमन बीइंग इन सब में से मोस्ट इंटेलिजेंट रिसोर्स है। जैसे ह्यूमन बीइंग भी अपने आप में एक रिसोर्स है और वो ह्यूमन बीइंग अपने आप में मोस्ट इंटेलिजेंट रिसोर्स है। वो क्या कर सकता है, नेचर ने हमें बहुत सारे यानी कि बाउंडरलेस एलिमेंट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं जो ऊपर भी हो सकते हैं और डीप बिनेथ द अर्थ यानी अर्थ सरफेस के अंदर भी। लेकिन अगर उसे कन्वर्ट किया जा सके तो वो सिर्फ कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। तो हम देखते हैं रिसोर्स क्या है, एनी मटीरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, जिसे कि ट्रांसफॉर्म किया जा सके इन अ वे दैट इट बिकम मोर वैल्यूएबल, यानी इस तरीके से ताकि वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए, उपयोगी हो जाए, उसकी कीमत हो जाए और उससे क्या सेटिस्फाई किया जा सके, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और उसे मानव की यानी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। वो क्या कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग कैसे कन्वर्ट करता है। ह्यूमन बीइंग यानी जैसे अगर पॉपुलेशन वाइज देखें, पॉपुलेशन तो बहुत सारी है लेकिन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में वो इंटेलिजेंट रिसोर्स है जो इसमें एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। वो किसके थ्रू करता है, डेवलपमेंट के थ्रू। जैसे जैसे अगर ह्यूमन बीइंग है उसको एजुकेट किया जाए, उसे स्किल्ड किया जाए और उसे ट्रेनिंग दी जाए तो वो क्या कर सकता है, उन रिसोर्स को यूज़फुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ही यूजेस हिज नॉलेज, आइडियाज़, एस्पिरेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड स्किल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले स्पिनिंग यानी कि जो एक कह सकते हैं पहिया जिसको बोलते हैं, व्हील का आविष्कार हुआ। और उसके बाद क्या, स्टीम इंजन के बनने के साथ ही बहुत जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें बूस्ट आ गया, बहुत तेज़ी से डेवलप हुई और तरह तरह की इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगा। तो ये किया किसने, ये ह्यूमन बीइंग ने किया। उसने उसकी जो एस्पिरेशन थी यानी आगे बढ़ने की जो उसकी इच्छाएं थी, आशाएं थी, और साथ ही जो उसकी स्किल्स थी, यानी आपको पता है कि हर एक के अंदर अलग अलग स्किल्स होती हैं। तो जब उसको बढ़ाया गया और जब उनकी नॉलेज और इनोवेशंस थे, उसके ही थ्रू ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल हुए। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज आपको आया समझ में। अब नेचुरल रिसोर्सेज से ट्रांसफॉर्म कौन करता है, मैन। तो क्या होते हैं नेक्स्ट, मैन मेड रिसोर्सेज। और नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्यों, क्योंकि खुद ह्यूमन बीइंग भी अपने आप में एक रिसोर्स होते हैं। तो पहले हम मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, आर द रिसोर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन के से क्रिएट होते हैं यानी वो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन मैन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे कि रोड है, एलमिरा है, कूलर, बस, कार, मशीनरी, फैन, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि हम यूज़ करते हैं, वो कौन है, नेचर एज इट इज़ प्रोवाइड नहीं करती है, उसे बनाता कौन है, मैन। इसी वजह से वो मैन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या पॉपुलेशन प्रोडक्टिव है। अगर पॉपुलेशन प्रोडक्टिव नहीं होगी तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से ह्यूमन बीइंग को
एजुकेशन के थ्रू और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ ही अगर उसे स्किल्ड किया जाए, अगर ट्रेनिंग दी जाए, तो क्या हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जा सकता है। और अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फास्ट है तो क्या होगा, जो रिसोर्स डेवलपमेंट है वो भी फास्ट होगा और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन वो भी इम्प्रूव होगी। Human beings have the ability to produce more resources with the help of technology, skill and knowledge। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ पीपल है उसे अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपग्रेड होती है यानी बढ़ती है तो ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर वाइज। जैसे नेचर वाइज मैंने आपको बताया कि जो नेचर है उसने बहुत सारे रिसोर्स हमें प्रोवाइड करवा रखे हैं, लेकिन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। Resource which have been developed to man for use and which are being continuous utilized or called actual resources। क्या होते हैं, जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्स जो कि हमने कन्वर्ट कर लिए हैं, ह्यूमन बीइंग ने उसे कन्वर्ट कर लिए हैं और वो यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। वहीं पे जो रिसोर्स अभी तक हमने यूज़ नहीं किए हैं लेकिन हमारे सामने हैं आरंभिक अवस्था में, जैसे आप सपोज़ करो कि एज ए फ्यूल हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं, और उसके अलावा केरोसिन है और भी जो फ्यूल्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास एनर्जी सोर्स हैं वो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो अभी हम यूज़ करने नहीं लगे हैं, लेकिन उनका स्टेज जैसे शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन अभी सभी लोग उसको काम में नहीं लेने लगे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। दीज रिसोर्स कुड बी यूज इन फ्यूचर व्हेन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी एडवांस। तो ये बहुत लार्ज स्केल पे कब यूज़ किए जाएंगे, जबकि टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगेगी, यानी डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोगों को इसकी समझ आएगी, यानी जो ह्यूमन बीइंग है उसको अच्छे से समझ सकेंगे, तब वो इसको काम में ले सकेंगे। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं, जो कि हम प्रेजेंटली वी आर यूजिंग, जो हम यूज़ कर रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है कि जो हमें पता तो है लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी आएगी उसके बाद हम उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। Minerals resources used in food articles, conventional energy resources, cattle, etc. तो ये किसके एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज इज पेट्रोलियम दैट मे एग्जिस्ट इन हिमालय। जैसे आप सपोज करो हिमालय वास्ट माउंटेन्स है, बहुत बड़े और ऊंचे माउंटेन है, लेकिन अगर हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि माउंटेन्स को, हिमालय को कट नहीं किया जा सकता। लेकिन हो सकता है कि बाद में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे कि हम उसकी जो उस रिसोर्स है उसको यूज़ कर सकें। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल रिसोर्स जो प्रेजेंटली हम यूज़ कर रहे हैं और पोटेंशियल जो हमें पता तो है लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से अभी हम उनको काम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ बायोस्फीयर, जिसमें कौन आते हैं, लिविंग रिसोर्सेज, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूडेड होते हैं। दे इंक्लूड प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वहीं अबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, वाटर, ये सब किस में आते हैं, अबायोटिक रिसोर्स में आते हैं। तो आपको समझ आया होगा बायोटिक रिसोर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अबायोटिक रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। इसी से आपको समझ में आया होगा कि रीन्यूएबल, रीन्यू यानी कि जिसे हम वापस बना सकें, वो क्या होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं।
इन रिसोर्सेज में क्या होता है, जैसे सोलर एनर्जी, वाटर, एयर, सी वेव्स यानी टाइडल एनर्जी जो होती है, फुल मून डे उस वाले दिन टाइड्स हाई होती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी को हम फुल डे यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट डे वापस उसे रिचार्ज कर सकते हैं। उसी तरह से वास्ट प्लेन लैंड्स होती हैं, वहाँ पे एयर यानी कि बड़े बड़े आपने स्पेंस देखे होंगे, बड़े बड़े फैन लगे हुए होते हैं, उनसे क्या होता है एयर एनर्जी, एयर से एनर्जी यूज़ की जाती है, बनाई जाती है और उसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, सोलर हो गया, वाटर एंड एयर, और सी से और या लार्ज रिवर जो होती है उनसे टाइडल एनर्जी यूज़ की जा सकती है। अभी देखिए सम बायोटिक रिसोर्सेज प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रीन्यूएबल। कुछ बायोटिक एनिमल्स प्लांट्स जो होते हैं वो रीन्यूएबल होते हैं। दे कैन बी रीन्यूड अंडर फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन। ये क्या होता है, अगर उन्हें एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है तो वो उस एनवायरनमेंट कंडीशन में डेवलप होते हैं, रीन्यू हो जाते हैं और वो यूज़फुल होते हैं। सॉइल इज़ अ रीन्यूएबल, सॉइल इज़ ए रीन्यूएबल रिसोर्स। सॉइल को भी अगर हम देखते हैं तो वो रीन्यूएबल रिसोर्स में आता है, लेकिन उसे बनने में क्या है मिलियंस बिलियन बहुत ही ज़्यादा साल लगते हैं। रीन्यू तो हो जाती है लेकिन उससे बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं रिसोर्स क्या होता है, सिर्फ एक ही बार यूज़ किए जाते हैं और उसके बाद वो क्या होते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं, नॉन रीन्यूएबल, यानी जिसे रीन्यू नहीं किया जा सकता वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम देखते हैं तो ये क्या होती है, गैस होती है, पेट्रोल होता है, कैरोसिन होता है, जो भी मिनरल्स डीप बिनेथ ऑन द अर्थ यानी अंदर से निकाले जाते हैं वो एक बार निकालने के बाद काम लेने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे वो रिसोर्सेज जो कि कहीं भी हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज, और वो रिसोर्स जो हमें कन्फाइंड हैं लेकिन ओनली टू सम प्लेस, लेकिन कुछ ही जगहों पर मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पेट्रोलियम का एग्जांपल दिया, तो पेट्रोलियम अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो पूरे इंडिया में नहीं है, वो कुछ कुछ जगहों पर ही पाया जाता है। लेकिन जो यूबिक्विटस होते हैं वो क्या होते हैं कहीं भी हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, वाटर है, एयर है, जो हमारे चारों तरफ है। और जो लोकलाइज्ड होते हैं वो क्या होते हैं पर्टिकुलर प्लेस पर ही अवेलेबल होते हैं। आपको समझ आया होगा। थैंक यू।